नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करते हैं पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। प्रमुख रूप से आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख विषय राज्य व्यवस्था पे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार है, वो मानव का एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिसके माध्यम से व्यक्ति यानी नागरिकों को एक राजनीतिक न्याय देने की कोशिश की गई है, जो व्यक्ति के विकास के लिए प्रमुख एवं आवश्यक है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं तो संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से वहाँ के अधिकार जैसे विल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मौलिक अधिकार है, विल ऑफ राइट्स हैं, वहाँ से उससे प्रेरित है। ठीक है, और यदि बात किया जाए मूल अधिकार, तो मूल अधिकार जो है सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, किसी भी व्यक्ति या नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, सारे क्षेत्रों के विकास के लिए भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यह न्यायोचित है। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों की गारंटी, लेकिन युक्तियुक्त प्रतिबंध के साथ, यानी कि हर व्यक्ति के मूल अधिकारों को गारंटी तो दिया ही गया है, लेकिन युक्तियुक्त प्रतिबंध के साथ। उसके कुछ अपवाद भी हैं कि अगर आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन भी करते हैं तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श, कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के कानूनों की मनमानी पर सीमाएं, मूल अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन संविधान की आधारभूत ढांचा का हिस्सा है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, चाहे उसका बौद्धिक विकास हो, भौतिक बौद्धिक विकास हो, नैतिक हो, आध्यात्मिक हो। ठीक है, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये न्यायोचित है एवं इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी है, जैसा कि आपको हमने बताया। ठीक है, और यह राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को पाने की एक विचारधारा है। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को प्राप्त करने की एक विचारधारा है। यह कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के कानूनों की मनमानी पर एक सीमाएं, बाउंड्री। ठीक है, उसके साथ साथ मूल अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन संविधान में आधारभूत ढांचा का भी भाग है। ठीक है, अब देखिए, फंडामेंटल राइट तो शुरू में 7 प्रकार का था, 7 टाइप्स का था, 7 प्रकार का था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 ए से 300 क में रख दिया गया। इस प्रकार 6 है। ठीक है, जो एक बार हम आपको बता दें कौन कौन है। देखिए, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। ठीक है, ये जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटा दिया गया, इसे 300 ए में रख दिया गया है। ठीक है, जो कि आपको हमने बताया। अब थोड़ा सा मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। मूल अधिकारों की विशेषता क्या है? ठीक है, देखो, जैसा कि अभी आपको हम नागरिकता का जब टॉपिक पढ़ाए थे तो आपको हम ये इस बारे में बताए थे कि केवल
कुछ केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है, बाकी सभी के लिए, जैसे 15, 16, 19, 29, 30 ये भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है और अन्य सभी के लिए उपलब्ध है। ये बात आपको हमने बताया था नागरिकता के टॉपिक में। थोड़ा सा इसकी विशेषताएं जो है वो आप जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार असीमित है, ऐसा नहीं है। असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं उचित प्रतिबंधों के अधीन। ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार है तो आप कुछ भी करते रहिए, ऐसा नहीं है। ये असीमित नहीं है, इस पे भी युक्त प्रतिबंध का प्रावधान है। राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है। राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है, फंडामेंटल राइट। कुछ नकारात्मक विशेषता रखते हैं और तो कुछ सकारात्मक भी, यानी फंडामेंटल राइट कुछ जो है नकारात्मक विशेषता रखता है तो कुछ सकारात्मक विशेषता रखता है, ठीक है। मूल अधिकार अस्थायी नहीं है, इन्हें संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ये भी विशेषता है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट अस्थायी है, इसे संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 358 या अनुच्छेद 19 को केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाए गए हैं। आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। ये बात आप जानते रहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि मूल अधिकार में जो भाग दिए गए हैं, पार्ट जो है, जैसे समता का अधिकार, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। देखिए, समता के अधिकार में बात किया गया है विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की बात किया गया है। इसमें दो विचारधाराएं हैं, ठीक है। इसे हम लोग यदि देखने का प्रयास करते हैं, एक बार पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या बात किया गया है। तो ये हो गया। फिर यदि आप देखेंगे अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग वाला जो आपको मैंने बताया। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया। उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में बताया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में जैसे अनुच्छेद 14। देखिए, अनुच्छेद 14 में जो है, जो विचारधाराएं हैं कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार एक ब्रिटिश धारणा है, जो कि एक नकारात्मक धारणा है। आप कह रहे हैं कि विधि के समक्ष समता या समानता, ठीक है, यानी विधि के अनुसार सभी व्यक्ति समान हैं, कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो यह जो है विधि के समक्ष समानता जो है एक ब्रिटिश धारणा है, ठीक है। यह जो है एक ब्रिटिश धारणा है जो कि पूरी तरीके से नकारात्मक है, ठीक है। वहीं पे आप देखेंगे कि विधियों का जो समान संरक्षण है वो अमेरिकी अवधारणा है, जो कि पूरी तरीके से सकारात्मक धारणा है। ये कैसा है? सकारात्मक धारणा है। क्योंकि ऐसा क्यों? देखिए, असल में क्या ना कि विधि के समक्ष समानता में ये बात रखा जाता है कि कानून की दृष्टि से, विधि की दृष्टि से भारत का प्रत्येक नागरिक एक समान है, ठीक है, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन विधियों के समान संरक्षण की जब हम बात करते हैं, जब समान संरक्षण की बात करते हैं तो समान संरक्षण में तमाम प्रकार के अपवाद आ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं आरक्षण का प्रावधान। अब आरक्षण के प्रावधान में जो मूल बातें हैं वो यह है कि आरक्षण किसको किसको, अब जैसे मान लीजिए शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, तो रोजगार के संदर्भ में आरक्षण, उन्हें उनकी उन्नति के लिए आरक्षण, तो ये विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, जो कि एक सकारात्मक अवधारणा है। इससे विभेद नहीं हो रहा है, हम उस पीछे हुए लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि
अनुच्छेद 14 जो है, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या राज्य क्षेत्र में विधियों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश धारणा, जो कि आपको बताएं हम, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार की बात करता है। ठीक है। इसी प्रकार विधियों के समान संरक्षण की बात करें, विधियों के समान संरक्षण जो अमेरिकी अवधारणा, जो कि आपको हमने बताया, विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों की बात करता है। समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम, बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार की बात करता है। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, विधि के शासन का कुछ अपवाद हैं। विधि के शासन का संविधान की मूल विशेषता में जो है कुछ अपवाद हैं, जैसे समता के अपवाद। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल विदेशी संप्रभु और राजनयिक, ठीक है, इस प्रकार के कुछ अपवाद भी हैं। उच्चतम न्यायालय का कहना है कि ये भी विचारधारा है। ठीक है, तो कुछ अपवाद भी हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे आप ये भी देखते हैं कि अनुच्छेद 105 में जो है संसद के सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार हैं, तो ये अपवाद हैं उसके। 194 में, अनुच्छेद 194 में राज्य की विधायिका या उसकी समिति के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। 194 में जो है राज्य की विधायिका या उसकी समिति के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 15, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है कि राज्य केवल धर्म, जाति, मूल वंश या लिंग के आधार पर, ठीक है, या जन्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, ये है। यह प्रावधान राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा भेदभाव पर रोक लगाता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बस, निजी व्यक्तियों पर भी रोक लगाता है। ठीक है। अनुच्छेद 15(3) और 15(4) देश में आरक्षण का मूलभूत आधार भी है। ठीक है, अनुच्छेद 15(3) और 15(4) देश में आरक्षण का मूल आधार भी है। ठीक है, देखिए विभेद में कुछ विशेष अपवाद, जैसे आप देखें कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, जो 15(3) और 15(4) का विशेष प्रावधान आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं किया गया है। ठीक है, तो ये जो है विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। ठीक है, इसी प्रकार से अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16 में देखिए क्या है कि आर्टिकल 16 में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 16 राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता केवल धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, वंश, जन्म, ठीक है, स्थान या निवास स्थान के आधार पर किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लोक नियोजन में समता के संबंध में, जैसे ये लोक नियोजन की बात हो रहा है, इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि संसद जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए निवास की शर्त का उल्लेख कर सकता है। राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। तो ये अपवाद भी हैं। ठीक है, अनुच्छेद 17 आप जानते ही हैं कि अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताता है। अस्पृश्यता का अंत, किसी भी रूप में अस्पृश्यता की मनाही। ठीक है, और इस संसद ने कानून भी बनाया है। ठीक है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, फिर 1976 में संशोधन किया गया और नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम दिया गया है। ठीक है, फिर इसी प्रकार अनुच्छेद 18 आपने देखा उपाधियों के बारे में। अनुच्छेद 18 में आप जानते हैं कि यह राज्य को किसी भी, चाहे वह एक नागरिक या विदेशी कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी उपाधि, एक सैन्य या शैक्षणिक सम्मान को छोड़ करके, एक सैन्य उपाधि और शैक्षणिक सम्मान को छोड़ करके,
ठीक है, प्रदान करने की निषेध करता है, यानी कि प्रतिबंधित करता है। यह भारत के नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को स्वीकार करने का निषेध करता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 में था। मैंने बताया आपको, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण करता है। जैसे मूल रूप से अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, ठीक है, जो हटा दिया गया उसको। ठीक है, तो भारत में जो अधिकार है स्वतंत्रता में, उसको देखिए क्या है, उसको देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में आप देखेंगे तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ या सहकारी संस्था बनाने का अधिकार, ठीक है, ये है। भारत की राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ठीक है, ये रहा है। अनुच्छेद 19(1)(a) में देखेंगे आप, अनुच्छेद 19(1) में उच्चतम न्यायालय ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को शामिल किया है। जैसे अपने विचारों के साथ साथ दूसरों के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार, यानी सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई एक अधिकार नहीं है, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। ये सब कुछ राइट्स हैं जो अनुच्छेद 19(1) में बताए गए हैं। ठीक है, इसमें और भी हैं, जैसे आप फैक्चुअल डेटा है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है, शांति का अधिकार, अखबार या पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ अधिकार, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार है। ठीक है, हालांकि उचित प्रतिबंध, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक आदेश, शिष्टता, नैतिकता जैसे विचारधाराओं में सरकार इस पे प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 20 अपराधों से संबंधित है, कि अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, ठीक है, उसके विरुद्ध मनमाने और अत्यधिक सज़ा से संरक्षण का प्रदान करता है। कि ऐसा नहीं है कि किसी अपराध के लिए उसे एक से अधिक बार दंडित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 20 कहता है, ठीक है, कि दोहरी क्षति नहीं, यानी कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 में बताया गया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 में आप देखेंगे तो प्राण, अनुच्छेद 21 में किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता, अन्यथा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 21 एक बृहद इसका व्याख्या किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अनुच्छेद 21 आप देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा वंचित नहीं किया सकता है, ये भी आर्टिकल 21 में है। जीवन का अधिकार, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। ठीक है, अब अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 21(a) भी जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा सभी के लिए शिक्षा, यानी नागरिकों के अधिकार के मामले में दूसरी क्रांति की तरह उठाया गया कदम है।
ठीक है, जो इससे पहले भाग 4 के अनुच्छेद 45 में था। ठीक है, तो इसे यहाँ पे जोड़ा गया कि अनुच्छेद 21A के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये भी विचारधारा है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो बेहद इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अन्य टॉपिकों पे चर्चा करेंगे।